नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद जीएस के अंदर और मैं हूं गणपत शेजू। देखो, आज का जो वीडियो आपके बनने वाला है वो है हमारा अतीत क्लास 7 तक का फर्स्ट और सेकंड जो लेसन है इसके बारे में बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हैं या फिर आगे रीट एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला पॉइंट है अपना कि अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी ने, नाम क्या है, अल इद्रिसी ने 1154 में मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को व श्रीलंका को वर्तमान उत्तर भारत की जगह दर्शाया। यहाँ पर क्या है, जैसे ये अल इद्रिसी है, इसके द्वारा जो भारत का मानचित्र बनाया गया, इसके अंदर जैसे कि भारत का मानचित्र इस प्रकार से है, जबकि उन्होंने किस प्रकार से बनाया था, ऐसा बनाया था। मैं फिर से बता देता हूं, उनके द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था वो ऐसा था, जबकि वास्तव में वर्तमान में कैसा है, इस प्रकार का है। मतलब उत्तर भारत वर्तमान का है, वहां पर है इन्होंने दक्षिणी भारत है उसको बताया था। सेकंड पॉइंट है कि अभिलेखागार क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों व पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। देखो, पांडुलिपियों और दस्तावेजों को जहां पर संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। फिर अपने एक पॉइंट आता है नस्तलिक लिपि। ये क्या होती है, तो नस्तलिक लिपि है बाईं ओर लिखी जाती थी। देखो, ये बाईं ओर लिखी जाती थी और अरबी व फारसी जो लेखक है उनके लिए आसान थी। मतलब लेखकों द्वारा लिखी गई पांडुलिपि जब लिखते थे, उनके अंदर जो लिपियां थी अरबी और फारसी के अंदर, तो वे नस्तलिक लिपि थी अरबी और फारसी, जो कि आराम से लिखते थे, उनकी सहूलियत रहती थी। जबकि दूसरी जो लिपि है वो है शिवस्त लिपि। शिवस्त लिपि के अंदर क्या था कि दाईं ओर लिखी जाती थी, परंतु इसके अंदर जो अरबी और फारसी लेखक थे उनके लिए ये कठिन थी। एक वर्ड आया है आपके पर्यावास। तो पर्यावास क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, पर्यावास के नाम से जानते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी, क्या नाम है आपके, शहाबुद्दीन उमरी नाम है। ये जो शहाबुद्दीन उमरी है, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, बोले तो एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। पुस्तक का नाम फिर से देख लें, शहाबुद्दीन उमरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। इसके अंदर है मोहम्मद तुगलक के जो राज्यकाल में आने वाले दिल्ली सल्तनत के जो प्रांत थे वो कितने प्रांत थे। तो यहाँ पर है आपके 24 प्रांतों की बात की गई है। कितने प्रांत है, 24 की। वो कौन कौन से हैं, ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो वो है सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सुरसती, कुहराम। यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये 5 जो आपके आए हैं ये वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर और लाहौर, ये पांचों ये जो क्षेत्र है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। अपन बात कर रहे हैं मोहम्मद तुगलक जब दिल्ली सल्तनत पर था तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से प्रांत आते थे, और ये बताता कौन है, शहाबुद्दीन उमरी बताता है। अपनी पुस्तक है अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। तो फिर है समाना, सुरसती, कुरान, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र। देखो, द्वार समुद्र है वो क्या है, पश्चिमी जो कर्नाटक था उसको द्वार समुद्र के नाम से जानता थे। और माबार, ये जो क्षेत्र है ये पूरे के पूरे है मोहम्मद तुगलक के सल्तनत के प्रांत थे। फिर यहाँ पर एक आपके और फैक्ट आता है
कि संस्कृत धर्म ग्रंथों की संरक्षक किन्हें माना जाता है, तो ये संस्कृत धर्म ग्रंथों का जो संरक्षक है ये ब्राह्मणों को माना गया। कुरान शरीफ मुसलमानों का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, कुरान शरीफ है, का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसा आज आता है यदि कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पर है व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा लाया गया था। कब? 7वीं शताब्दी में। उलेमा क्या होता है, तो इस्लाम धर्म में धर्मशास्त्री व न्याय शास्त्री, मतलब इस्लाम धर्म के अंदर जो न्यायाधीश होता है उसे उलेमा के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है आपके शिया। तो इस्लाम धर्म के अंदर 2 संप्रदाय माने जाते हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी है। शिया क्या है, तो पैगंबर साहब के दामाद अली, कौन? पैगंबर साहब के जो दामाद है अली है, को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानने वाले जो है वो तो कहलाते शिया। शिया कौन है? पैगंबर साहब के जो दामाद अली थे उनको है यदि मुसलमान है विधि सम्मत जो नेता मानते हैं वो है शिया के अंतर्गत आते हैं। और सुन्नी कौन से होंगे, तो सुन्नी है वो खलीफा। खलीफा आप जानते होंगे, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। और इस्लाम के आरंभिक दौर में जो धर्म का नेतृत्व किया था, धर्म को प्रचार किया था, वो खलीफाओं के द्वारा किया गया था। मतलब सैनिक थे, ये एक सेना के प्रमुख थे, इनके द्वारा है सेना के माध्यम से, बल के माध्यम से धर्म का उन्होंने प्रचार किया था। तो उन्हें उनके जो नेता थे, जो खलीफा थे, उनको मानने वाले हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों में भारत के इतिहासकारों को 3 युगों में बांटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऐसा आ सकता है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, तो 3 भाग हैं। और वो 3 भाग कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता देता हूं। दक्कन के राष्ट्रकूट जो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, का प्रधान दंतेदुर्ग चालुक्यों से स्वतंत्र होकर हिरण्यग्रभ नामक अनुष्ठान किया। यहाँ पर आपको समझने की बात है कि दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वो शुरुआत में चालुक्यों के अधीन थे, मतलब चालुक्यों के सामंत थे। अब राष्ट्रकूटों का जो प्रधान था, प्रधान कौन? दंतेदुर्ग। इन्होंने है चालुक्यों को परास्त किया और परास्त करने पर उन्होंने एक हिरण्यग्रभ है वो मतलब अनुष्ठान किया। तो हिरण्यग्रभ अनुष्ठान है वो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यदि बात करें तो होता है सोने का गर्भ। परंतु इसको करने से होता है क्या था, माना किया जाता था कि इसको संपन्न करने के बाद क्षत्रिय ने होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेने के समान माना जाता था। अब यदि क्षत्रिय नहीं है, यदि हिरण्यग्रभ अनुष्ठान कर दिया है, उन्होंने यज्ञ कर दिया है, तो वो है क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय की तरह वो पवित्र माना जाता है, ऐसा माना जाता था। तो इनसे एक ये तो पता चल जाता है कि राष्ट्रकूट है वो क्षत्रिय नहीं थे। ब्राह्मण होते हुए भी कदंब मयूर शरण ने कर्नाटक व गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया। देखो वैसे राज्य का करने का काम है वो कौन किसका था, राजपूतों का था। परंतु कदंब ब्राह्मण थे, मयूर शर्मण ब्राह्मण थे, इनके द्वारा है कर्नाटक के अंदर है वो राज्य की स्थापना की गई। और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र है ना, ये भी ब्राह्मण थे और इन्होंने राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया था। ऐसा आ सकता है कौन से ब्राह्मणों ने है वो सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया था, तो यहाँ ये फैक्ट दिया गया था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। एलोरा की गुफा 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, का भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। अब एलोरा की गुफा जो 15 है इसके अंदर भित्ति चित्र है कौन सा,
तो विष्णु को नरसिंह के रूप में दर्शाया गया है। नरसिंह अवतार है ना, नृसिंह ऐसा भी लिखा जाता है या फिर नरसिंह, ये दोनों टाइप से लिखा जाता है। ये अवतार है वो एलोरा की गुफा 15 के अंदर बताया गया है, मतलब दर्शाया गया है। और ये एलोरा की गुफा 15 का जो नरसिंह रूप का जो भित्ति चित्र है वो राष्ट्रकूट काल की कृति मानी जाती है। तमिलनाडु के शासकों चोल वंश के थे। तमिलनाडु के जो चोल शासक थे उनके द्वारा वेटी और कदमाई नामक कर लिए जाते थे। अब ये वेटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेटी वाला थोड़ा आप ध्यान रखोगे, वेटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला जो कर है वो वेटी के नाम से जाना जाता है। वेटी मतलब जबरन श्रम ना, जबरदस्त है वो श्रम करवाया जाता था, श्रम करना नहीं चाहते हैं, बेगार कह सकते हैं, ये है वो वेटी के रूप में इनका कर वसूल किया करते थे। और कदमाई जो है ये क्या था, भू राजस्व कर था। यदि बात अपन आगे करें तो कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल वंशों के मध्य लंबा संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन के मध्य हुआ था, तो देखो एक तरफ तो थे गुर्जर प्रतिहार, फिर राष्ट्रकूट और पाल, इन तीन वंशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चला था। किसके लिए, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। इसी कारण इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद ने, जिसको महमूद गजनी के नाम से प्रसिद्ध है, ने 997 से 1030 तक शासन किया था। गजनी का शासन काल यदि पूछा जाए तो वो कितना है, 997 से लेके 1030 तक का शासन काल है। यहाँ ये गजनी की बात क्यों की गई, तो 997 से 130 के मध्य भारत पर है गजनी है प्रति वर्ष आक्रमण किया करता था। और आक्रमण करके क्या करता, ये है वो धन है वो लूट लेता, लूटा हुआ माल है यहाँ से वो ले जाता अपने गजनी अफगानिस्तान वापस। तो सोमनाथ का जो मंदिर था इस पर है इन्होंने सर्वाधिक बार है आक्रमण किया था। इसका वर्णन अल-बरूनी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ जाता है, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब अल हिंद। क्या नाम है, किताब अल हिंद है। और इसके अंदर है इन्होंने ये वर्णन किया है गजनी के द्वारा भारत पर आक्रमण करने का। अल-बरूनी की किताब का नाम फिर से याद रखोगे आप, किताब अल हिंद। उय्यार के चोल वंशीय शासक विजयालय ने, किसने, विजयालय ने 9वीं सदी में मुटियारों को हराकर तंजावुर शहर में निशुंभ सुधीनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, उरियार के चोल वंशी शासक विजयालय, कौन, विजयालय है। और विजयालय के द्वारा क्या करवाया गया था, एक तंजावुर शहर का और एक है निशुंभ सुधीनी देवी, इसका है वो निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बाकी के लिए भी इंपॉर्टेंट। चोल प्रशासन, उर क्या थी, किसानों की बस्ती। नाडु गांवों के समूह को कहते हैं, को में विभाजित किया जाता था चोल प्रशासन को। यहां तक देखो, यहां पर इतना ही आया है उर और नाडु। वैसे चोल प्रशासन है 6 इकाइयों में विभाजित था। फिर है मोवेंद वेलन क्या है, तो मोवेंद वेलन यहाँ पर कुछ आया है कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला जो किसान है उसे क्या कहते थे, मोवेंद वेलन। 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान मोवेंद वेलन के नाम से जाना जाता है। और चोल राजाओं में भूमि स्वामियों को दी गई उपाधि, ये मोवेंद वेलन है उपाधि है। और ये उपाधि है चोल राजाओं द्वारा है भूमि स्वामियों को उपाधि दी प्रदान की जाती थी। चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार, अब भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं, एक है वेलनवाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब किसानों की भूमि जो है वेलनवाई है,
लाती थी। फिर है ब्रह्मदेह, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मदेह के नाम से जानते हैं। शाला भोग, विद्यालय के, अब शाला से तो पता चलता है, ब्रह्मदेह से भी पता चलता है, परंतु ये जो वेलन गाय है इसको आप ध्यान रखोगे। वेलन गाय क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, किसान परंतु वो ब्राह्मण नहीं है, उनकी भूमि। देवदान या फिर तिरुनम टुकन्नी, देवदान या तिरुमन टुकन्नी है, यह मंदिरों को उपहार में दी गई जो भूमि है उसको देवदान के नाम से जानते हैं। देवदान तो कई बार पूछा गया है। पल्लीचदम, पल्लीचदम है वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पल्लीचदम। नगरम क्या है? तो व्यापारियों का जो संघ है उसे नगरम के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। व्यापारियों के संघ को कहते हैं नगरम। चीन में तांग राजवंश का साम्राज्य 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी के मध्य सत्ता में रहा, और ये तांग राजवंश है, इनकी राजधानी है वो क्या थी? शियान थी। तो मित्रों देखो, लेसन फर्स्ट और सेकंड के अंदर जितने भी फैक्ट बनते थे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंपटीशन के हिसाब से बनते थे, वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और आगे ही इसी प्रकार की वीडियो जारी रखूं, इसके लिए आप है इसके चैनल को है जरूर सब्सक्राइब करना। जीके विद जीएस बाई गणपत सेजू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।